सभी विद्यार्थियों का आज नई क्लास में प्यारे बच्चों फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है विराम चिन्ह। प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ना चाहेंगे? आज पढ़ेंगे हम विराम चिन्ह। अब आप कहेंगे सर ये विराम चिन्ह क्या है? तो देखो, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है विराम या ठहराव। बेटा आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं अपन विराम चिन्ह। ठीक, देखो विराम मतलब रुकना, याद रखना बेटा। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। और चिन्ह का मतलब जिन चिन्हों के द्वारा उनको दर्शाया जाता है उसे चिन्ह बोलते। लिखने का, लिखावट का तरीका। तो प्यारे बेटा, जब हम रुकने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। और कहाँ रुकने के लिए? लेखन कार्य में। देखो ये लिखा हमने, लेखन कार्य में भावों के ठहराव के लिए या रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? विराम चिन्ह। बोलो समझ में आया ना? हम जो भी लेखन कार्य करते हैं उसमें लिखने के लिए या भावों को ठहराव के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं बेटा हम विराम चिन्ह। और याद रखना, ये विराम चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु ने, गुरु जी का नाम याद रखो जल्दी, बोलो कामता प्रसाद। एक बार और, श्री कामता प्रसाद गुरु ने बेटा 20 विराम चिन्ह का वर्णन किया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता कि कामता प्रसाद गुरु ने कितने विराम चिन्हों का वर्णन किया है? तो कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों का वर्णन किया है। किसका नहीं किया है प्यारे बेटा? पूर्ण विराम को। देखो ये सीधी खड़ी पाई है ना, इसको हम पूर्ण विराम बोलते। तो पूर्ण विराम को छोड़कर सभी विराम चिन्ह, एक और याद रख लो बात, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। किसको छोड़कर? देखो पूर्ण विराम को छोड़कर जितने भी विराम चिन्ह हैं वो सभी किस भाषा से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने विराम चिन्ह हैं बेटा? 20। आ गए ना याद? किसको छोड़ा था? पूर्ण विराम को। बोलो समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। कई बुक्सों में ऐसा दिया है कि विराम चिन्ह को 2 भागों में बांट ले, लेकिन हमारे ख्याल से है तो आखिर विराम चिन्ह, फिर भी देख लेते हैं। देखो एक ये पूर्ण विराम, उन्होंने कहा इसे 2 भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे हम विराम चिन्ह, किस भाग में बांटेंगे? विराम चिन्ह। और दूसरा बांटेंगे भाव चिन्ह। बेटा पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम और अल्प विराम। देखो इन चारों के पीछे विराम विराम लगा। पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम और अल्प विराम, इन 4 चिन्हों को कहा उन्होंने विराम चिन्ह, क्योंकि इनके अंत में क्या लगा? विराम विराम विराम। पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम और अल्प विराम, ये उन्होंने कहे विराम चिन्ह में। और फिर इसके अलावा देखो बेटा, ये जितने भी चिन्ह हैं इनके अलावा पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम, अल्प विराम, इन 4 के अलावा जितने भी चिन्ह उन्होंने बताए ये सभी कहे भाव चिन्ह। कौन से कहे बेटा? भाव चिन्ह। लेकिन हैं तो सभी विराम चिन्ह। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा कि कौन से भाव चिन्ह है और कौन से विराम चिन्ह है। क्वेश्चन कैसे आते? फिर क्वेश्चन हमेशा ये आ जाता, इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का नाम क्या है, ऐसे पूछ लेता। या फिर एक वाक्य लिख देगा, उसमें पूछेगा इसमें निम्न कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, या विराम चिन्ह का प्रयोग वो खुद कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में कौन सा विराम चिन्ह है। तो इस प्रकार से बेटा इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताएं, ये सारे विराम चिन्ह जितने भी होते देखो बेटा हमने बोर्ड पर लिखे हैं, और ये भी लिखा कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। तो देखो पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं, पूर्ण वाक्य के अंत में प्राचीन भाषा में यति के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। देखो अब आप कहेंगे सर कैसे पूर्ण वाक्य के अंत में होता है? देखो एक वाक्य लिखा जैसे बेटा हमने, देखो ध्यान से, जैसे सदैव सत्य बोलो। हमने क्या वाक्य लिखा? सदैव सत्य बोलो। तो देखो बात पूरी हो गई ना, हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो पूर्ण वाक्य के अंत में देखो आखिरी में बताओ किस चिन्ह का प्रयोग होता है बेटा? पूर्ण विराम का। समझ गए? पूर्ण वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का। और कहाँ होता है पूर्ण विराम का? प्राचीन भाषा में यति के स्थान पे। जितने भी प्राचीन भाषा के शब्द हैं उनमें हम जहाँ यति कहते रुकते, जैसे मंगल भवन है, मंगलहारी, अब पूर्ण विराम लगा देंगे। दीर्घ सुदशरथ अजर बिहारी, फिर क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे।
तो ये होगा प्यारे बच्चों पहला चिन्ह अपना, जिसका नाम था फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। तो बोलो समझ में आया, ये कौन सा चिन्ह है आपका? पूर्ण विराम। बोलो कहाँ लगाया जाता है? प्राचीन भाषा में यति के स्थान पे और पूर्ण वाक्य के अंत में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बेटा? पूर्ण विराम का प्रयोग करते। देखो ये था उसका चिन्ह। नेक्स्ट है उपविराम। देखो ये 2 बिंदी रख दी ना, 2 बिंदी, ये उपविराम कहलाता है। बताओ उपविराम कैसा होता है? 2 बिंदियों जैसा। देखो क्या कहाँ लगता है उपविराम? इसको अपूर्ण विराम बोलते, इंग्लिश में इसको कॉलन के नाम से जानते। क्या बोलते? कॉलन। तो बेटा उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए और लिखित संवाद में। अच्छा देखो उपविराम और अपूर्ण विराम को हम न्यून विराम के नाम से भी जानते हैं। बताओ किस नाम से जानते हैं? न्यून विराम। बोलो समझ में आ गया ना। अब लगता कहाँ है उपविराम? शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए। जैसे हमने लिखा देखो विज्ञान। विज्ञान क्या है? एक चमत्कार। बताओ विज्ञान क्या है बेटा? एक चमत्कार। तो देखो ये शब्द की सीमा निर्धारण कर दी ना, तो उपविराम का प्रयोग। कोरोना एक महामारी, जैसे हम लिखेंगे कोरोना एक महामारी, समझ गए ना। तो शब्द की सीमा को निर्धारण करने के लिए, और या फिर कहाँ होता? लिखित संवाद। लिखित संवाद जैसे राम, एक नाम है, राम ने कहा हनुमान जाओ और सीता को खोजो। तब हनुमान ने कहा जो आज्ञा प्रभु। हनुमान ने क्या कहा? जो आज्ञा प्रभु। तो जब आपस में लिखित संवाद हो तो वहां भी किस चिन्ह का प्रयोग होता प्यारे बेटा? उपविराम। बताओ किस चिन्ह का प्रयोग होता? उपविराम। तो जल्दी से याद करो उपविराम का प्रयोग कहाँ होता? उपविराम का प्रयोग होता है शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए और लिखित संवाद में। इसे किस नाम से जानते? अपूर्ण विराम के नाम से जानते और न्यून विराम के नाम से जानते हैं। अगला चिन्ह है प्यारे बच्चों अर्धविराम। देखो ये वाला चिन्ह है आपका अर्धविराम। कहाँ लगता है अर्धविराम? एक वाक्य का भाव जब दूसरे वाक्य में हो, यानी एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में हो जब। ठीक है, जैसे कैसे? आप कहेंगे सर कैसे होगा एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में? देखो एक वाक्य लिख रहे हैं जैसे कि आप बहुत चालाक हो। आप बहुत कैसे हो बेटा? चालाक। ऐसा आपके पिताजी ने बताया। आपके पिताजी ने बताया। समझ रहे ना बात को? बेटा हम क्या बोल रहे हैं? आप बहुत चालाक हो, एक बात, ऐसा आपके पिताजी ने बताया। तो एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में और दूसरे वाक्य का भाव देखो पहले वाक्य में। समझ गए ना आप? क्या लिखा? जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में और दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में हो तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते? अर्धविराम। बताओ इसका नाम क्या है बेटा? अर्धविराम। समझ गए ना? पक्का? देखो जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में और दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में हो या जहाँ पे आधा रुकना हो वहाँ किस विराम का प्रयोग करते बेटा? अर्धविराम का। नेक्स्ट चिन्ह है देखो अल्पविराम। छोटा सा एक कॉमा लगा दो, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता बेटा। इस चिन्ह का नाम क्या है? अल्पविराम। बताओ क्या नाम है? अल्पविराम। इंग्लिश में बोलते से कॉमा। एक बात हमेशा याद रखना, ये 4 चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम और अल्पविराम। फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन और बेटा इसे क्या कहते? कॉमा। इंग्लिश में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, उपविराम, कॉलन, अर्धविराम, सेमी कॉलन, अल्पविराम यानी कि कॉमा। भूलोगे तो नहीं बेटा? इस चिन्ह का नाम पूर्ण विराम पूर्ण वाक्य के अंत में लगता, प्राचीन भाषा में पदों में यति के स्थान पर लगता। 2 बिंदी उपविराम कहाँ लगता? शब्द की सीमा को निर्धारण करने के लिए। और कहाँ लगता? लिखित संवादों में। इसका दूसरा नाम क्या है? अपूर्ण विराम। तीसरा नाम क्या है? न्यून विराम। इसका नाम क्या है? अर्धविराम, जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में और दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में। अगला कौन सा है प्यारे बच्चों? अल्पविराम। समझ रहे हैं ना? अल्पविराम मतलब जहाँ थोड़ा सा रखना हो। कहाँ कहाँ लगता है अल्पविराम? इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, अपन इसी के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं बेटा। देखो समान पद और तथा चाहे एवं आ जाएं, या संज्ञा वाले समान पद हों, विशेषण वाले समान पद हों, सर्वनाम वाले समान पद हों। जैसे हमने कहा राम
कृष्ण, रहीम सभी ईश्वर हैं। तो बेटा राम के बाद कौमा, कृष्ण के बाद कौमा, है ना। राम कृष्ण एक जैसी संज्ञा पद नहीं है। तो जब एक जैसे संज्ञा पद होंगे या सर्वनाम पद होंगे या विशेषण पद होंगे, विशेषता बता रहे जैसे हमने बताओ राम की विशेषता बताई, राम गुणवान, ज्ञानवान और बहुत ही दयालु थे। तो जब एक जैसे संज्ञा पद, एक जैसे सर्वनाम पद, एक जैसे विशेषण पद आए तो किस चिन्ह का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों? कॉमा, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है वाक्य के बीच में। देखो अगर किसी भी वाक्य के बीच में आ गए जैसे, पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि, तो उन शब्दों से पहले देखो मैं भी पास हो जाता, मैं भी पास हो जाता, किंतु मैंने परिश्रम नहीं किया। मैं भी पास हो जाता किंतु मैंने परिश्रम नहीं किया। तो प्यारे बच्चों किंतु के पहले हम क्या लगा देंगे? जल्दी से बताओ क्या लगा देंगे किंतु के पहले? अल्प विराम। समझ में आ गया? पक्का? आप बहुत चालाक हो इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो इसलिए के पहले क्या आ जाएगा? अल्प विराम। तो देखो जब वाक्य के बीच में जैसे, पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि ये शब्द आ जाएं तो शब्दों से पहले, देखो इन शब्दों से पहले, इसलिए से पहले, किंतु से पहले हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं बेटा? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और कहाँ करते? हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा, इन शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों के बाद जैसे हमने लिखा हाँ मैं भी चलूँगा, हाँ मैं भी चलूँगा। देखो बेटा हमने एक वाक्य लिखा हाँ मैं भी चलूँगा, तो जस्ट हाँ के बाद किस चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। बोलो समझ गए ना आप? हाँ मैं भी चलूँगा, तो इसके बाद काय का प्रयोग होगा बेटा? अल्प विराम का। इनके बाद बोलो समझ में आ गया अल्प विराम का प्रयोग? अल्प विराम मतलब जहाँ थोड़ा रुकना। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते। जहाँ प्रश्न का भाव, जैसे हमने कहा वहाँ कौन था, बोलो हमने क्या प्रश्न किया बेटा? वहाँ कौन था, प्रश्न नहीं पूछ रहा। तो जहाँ भी कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे ये शब्द आए, अगर शब्द ना हो लेकिन भाव प्रश्न का हो तब भी हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बताओ इस चिन्ह का नाम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इंग्लिश में क्या कहते? क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ में आया बेटा? जब प्रश्न पूछे जाए तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते? प्रश्नवाचक चिन्ह का। अगर कब, क्यों, कहाँ हो लेकिन प्रश्न ना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। देखो जैसे राम कल कहाँ गए थे, राम कल कहाँ गए थे, ये मुझे पता चला है, ये मुझे पता चल गया। राम कल कहाँ गए थे, ये मुझे पता चल गया। जब आपको पता चल गया तो बेटा इसमें प्रश्न कहाँ रहा? तो इसलिए अंत में काय का होगा? पूर्ण विराम का प्रयोग, भले ही वाक्य के बीच में कहाँ आ जाए। तो बात को समझ रहे ना? अगर प्रश्न का भाव हो ना हो वाक्य में तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं लगाएंगे, और अगर प्रश्न का भाव हो तो बताओ कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट चिन्ह है बेटा देखो योजक, संयोजक या सामासिक चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। ये कहाँ लगता? विलोम शब्दों में। देखो ये छोटा सा होता है योजक चिन्ह, और अगर इसी को बड़ा रूप दे दें तो ये बेटा अगला है निर्देशक चिन्ह। दोनों में फर्क है। ये हाइफन बोलते हैं इसको डैश साइन बोलते। ठीक, तो छोटा सा कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। और बड़ा कौन सा चिन्ह है बेटा? निर्देशक चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह का और नाम क्या है? संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह। ये कहाँ लगता? जब आपस में विलोम शब्द हों। जैसे हमने लिखा रात दिन, एक दूसरे के विलोम होना, तो कौन सा चिन्ह लगा दिया? योजक चिन्ह। जब आपस में पूरक शब्द हों, जैसे माता पिता, माता और पिता, देखो बेटा इनके बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, है ना। उसके बाद जैसे हमने दोनों खंड प्रधान हो, यानी दोनों मुष्ठ हो। समझ में आ रही बेटा? जिसके दोनों खंड प्रधान हो, राजा रानी, माता पिता, दाल रोटी। उसके बाद सहचर शब्द, जैसे हमने कहा बेटा हमेशा तन मन धन से मेहनत करो। कैसे मेहनत करनी होती है? तन
मन और धन। तो जब सहचर शब्द आपस में आ जाएं तो भी काय का प्रयोग होता बेटा, योजक चिन्ह का। जब शब्द दो बार आए, जैसे कोई शब्द देखो दो बार आ जाए, बार बार, ये क्या लिखा, बार बार। हमेशा बोलना चाहिए धीमे धीमे। बताओ कैसे बोलना चाहिए, धीमे धीमे। तो देखो शब्द आया है बार बार, शब्द आया है धीमे धीमे, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा बेटा, योजक चिन्ह। और कहाँ होता, संयुक्त क्रियाओं में। जैसे हमने लिखा बेटा पढ़ना लिखना चाहिए बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ना लिखना, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा बेटा, योजक चिन्ह का। कारक के स्थान पर, जैसे हमने मान लो लिख दिया बेटा रावण का वध, रावण का वध। अब ध्यान से देखो, इस का को अगर हटा दो अपन और सीधा लिख दो तो क्या लिख देंगे, सीधा रावण वध। तो बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा बेटा, योजक चिन्ह। समझ गए ना, रावण का वध, इस का को हटा दिया, रावण वध, बीच में कौन सा चिन्ह लगा दिया, योजक चिन्ह। तो क्या कह रहे हैं हम, कारक के स्थान पर। और देखो सा सी से पहले, जैसे हमने लिखा चांद सा, क्या लिख दिया, चांद सा, तो सा से पहले हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का। और शब्द लुप्त हो के समान के अर्थ में, और अगर पंक्ति में कोई वाक्य छूट जाए तब भी किस चिन्ह का प्रयोग होगा बेटा, योजक चिन्ह का। आप कहेंगे कैसे सर, देखो जैसे ये लाइनें लिखी बेटा, इस लाइन में तुम लिखते जा रहे थे, तो यहाँ लिखना था आपको विद्यालय, तो यहाँ पे विद्या आपने लिख दिया, अब आलय लय नहीं लिख पाया आपने, तो यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करो और यहाँ लिख दो बेटा लय, तो ये आपस में जुड़ा माना जाएगा। कोई लाइन आप लिख रहे हो, आखिरी में शब्द अगर छूटता है और शब्द छूटे शब्द को पूरा करना है तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे बेटा, योजक चिन्ह। बोलो समझ में आ गया, कहाँ कहाँ लगता है योजक चिन्ह, विलोम शब्दों में, पूरक शब्दों में, दोनों खंड प्रधान में, सहचर शब्दों में, दो बार शब्द आए तब, संयुक्त क्रियाओं में, कारक के स्थान पर, सासी से पहले, और शब्द लुप्त और के समान के अर्थ में। और यदि कोई पंक्ति छूट गई तो उसको पूरा करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बेटा, योजक चिन्ह का। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। संवादों को लिखने के लिए, जैसे हमने कहा राम वही वाला, देखो उपविराम का भी प्रयोग करते हैं संवादों में और निर्देशक का भी कर सकते हैं। जैसे राम ने कहा रावण आपका आखिरी दिन है, रावण ने कहा मैं रावण हूं, किसी से डरता थोड़ी। आपस में जब भी संवाद हो बेटा, कहने का मतलब आपस में जब भी संवाद हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, निर्देशक चिन्ह का। और वाक्य में अन्य पद का विवरण देने के लिए, जैसे अपन लिख देते नोट, एक नोट डाल लो सभी बच्चे अपनी कॉपी पे, या हम लिख देते जैसे एक शेर आया, तो जैसे के बाद निर्देशक चिन्ह लगाते, नोट के बाद निर्देशक चिन्ह लगाते, या इन वाक्यों के जो शब्द हैं इनके बाद हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते प्यारे बेटा, निर्देशक चिन्ह। बताओ निर्देशक चिन्ह समझ में आया। संवादों को लिखने के लिए, वाक्य में अन्य पद का विवरण देने के लिए, नोट और जैसे के बाद हम किस चिन्ह का प्रयोग करते, निर्देशक चिन्ह। अगला चिन्ह है बेटा विवरण चिन्ह। देखो ये आपका विवरण चिन्ह है, पद की व्याख्या देने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए, सूचना देने के लिए, निर्देश देने के लिए, या हम जैसे लिखते देखो उदाहरण, तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे बेटा, विवरण चिन्ह। या विशेष, जब कोई बात कैसी हो बेटा, विशेष बात हो, विशेष आपको विशेष अवधारणा देनी है, जैसे आपने लिख दिया विशेष, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, जल्दी बताइए, विवरण चिन्ह का प्रयोग। कौन से चिन्ह का, विवरण चिन्ह का। नेक्स्ट चिन्ह है बेटा अपना कोष्टक चिन्ह। देखो हिंदी में अगर ये आ जाए कि कोष्टक चिन्ह कितने होते, 3 होते, छोटा, मंझला और प्यारे बच्चों बड़ा। बताओ कौन सा चिन्ह होता, बड़ा, छोटा, मंझला और बड़ा, ये 3 कोष्टक होते। कोष्टक चिन्ह कहाँ लगता, ब्रैकेट उसको बोलते। पद विशेष का अर्थ स्पष्ट करने के लिए और मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए, पद विशेष का अर्थ, जैसे हमने कहा माँ घृत ले आओ, क्या ले आओ, घृत। अब भाई माँ को क्या पता कि घृत किसे बोलते, तो घृत का अगर अर्थ स्पष्ट करना है तो यहाँ कोष्टक लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे घी। समझ गए ना। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या भाव को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बोलो समझ में आया बेटा कोष्टक चिन्ह। तो कितने कोष्टक चिन्ह हैं हिंदी में, 3। नेक्स्ट चिन्ह है प्यारे बच्चों विस्मरण चिन्ह, हंस पद चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह। याद रखना, देखो ये वाला चिन्ह ऐसा, इसको हम क्या बोलते जल्दी बताओ, विस्मरण चिन्ह,
हंस पद चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह। देखो एक वाक्य लिख रहा है, जैसे मैं पिताजी के साथ गया। अब आप कहेंगे सर कहाँ गए आप पिताजी के साथ? तो मैं तो बाजार गया था लेकिन लिखना भूल गया, तो इस चिन्ह का यहाँ बेटा प्रयोग कर देंगे और यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे? बाजार। समझ गए ना? बताओ मैं पिताजी के साथ कहाँ गया? बाजार। समझ गए? मैं पिताजी के साथ, अगर कोई आप शब्द यहाँ भूल ले तो इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और लिख देंगे बाजार और फिर लास्ट में लिख देंगे गया। तो बताओ मैं पिताजी के साथ कहाँ गया था? बाजार। समझ में आया ना? कहाँ होता है इस चिन्ह का प्रयोग? अक्षर या शब्द के छूटने पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विस्मरण, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी के नाम है। अगला चिन्ह है प्यारे बच्चों लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह? लाघव। देखो ये एक बिंदी होती है, ये वाला लाघव चिन्ह होता है। कहाँ होता लाघव चिन्ह का प्रयोग? जैसे हमने लिख दिया डॉक्टर, तो बेटा इस डॉक्टर को शॉर्ट में लिख दो, देखो डॉक्टर। या अपने प्रदेश का नाम क्या है बताओ? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। तो क्या आ जाएगा? उत्तर और प्रदेश। तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। बताओ लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते बेटा? बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, डॉक्टर को ऐसा लिखने के लिए उत्तर प्रदेश। समझ रहे ना? तो बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है प्यारे बच्चों लोप चिन्ह। बताओ अगला चिन्ह कौन सा है? लोप, यानी डॉट 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 डॉट, ये लोप चिन्ह है। अब आप कहेंगे सर लोप चिन्ह का, जैसे हमने कहा ताजमहल स्थित है, ताजमहल स्थित है। अब आप कहेंगे सर कहाँ है ताजमहल? तो हम समझ रहे हैं ना, हमने यहाँ ताजमहल तो आगरा में है, तो अब यहाँ अगर किसी को आगरा भरने के लिए हमें देना है, रिक्त स्थान छोड़ना है, तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? लोप चिन्ह। समझ गए ना? ताजमहल खाली स्थान डॉट 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 काय में है? आगरा में। तो अगर रिक्त स्थान छोड़ना है तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? लोप चिन्ह का। और कहाँ होता? और होता है बेटा लोप चिन्ह का प्रयोग पदों को छुपाने के लिए। किस पदों को? अश्लील पदों को छुपाने के लिए, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। जैसे हमने कहा मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम भी रमेश की तरह, फिर लिख देंगे डॉट 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 डॉट। समझ गए? तो अश्लील पदों को छुपाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग। या जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कैसे? जैसे मैं छत पर गया और डॉट डॉट डॉट। समझ गए ना? मैं छत पर गया और अब भाई क्या हुआ बताओ तो यार, लेकिन वो बताएगा नहीं। तो प्यारे बेटा जिज्ञासा बढ़ाने के लिए भी किस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं आप? डॉट डॉट डॉट, यानी लोप चिन्ह का प्रयोग कर सकते। या मैं छत से गिरा और, अब आगे जानते हैं आप क्या हो गया। फिर उसके बाद है प्यारे बच्चों दीर्घ उच्चारण चिन्ह। कौन सा है? दीर्घ उच्चारण। देखो एस के जैसा होता है, इसको दीर्घ उच्चारण बोलते। इसका प्रयोग कहाँ होता है? एक तो होता है प्लुत स्वर में, जैसे ओम, और एक इसका प्रयोग होता किसी को पुकारने के लिए। जैसे हमने कहा एक शब्द लिखा हमने राधा इधर आओ, तो किसी को पुकारने के लिए या प्लुत स्वरों में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते बेटा? दीर्घ उच्चारण चिन्ह का। बताओ किस चिन्ह का प्रयोग करते? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। बोलो समझ में आ गया? नेक्स्ट है पुनरोक्ति प्रकाश। बेटा देखो 2 कॉमा लगा दो, ये पुनरोक्ति प्रकाश कहलाता है। जैसे कहाँ होता है इसका प्रयोग? देखो इसी में लिखा शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए। अब जैसे पिताजी ने बाजार भेजा, जाओ 1 किलोग्राम आलू लाओ। 1 किलोग्राम क्या लाना है बेटा? आलू। पिताजी ने कहा जाओ 1 किलोग्राम प्याज लाओ, 2 किलोग्राम टमाटर लाओ। तो ये किलोग्राम किलोग्राम शब्द हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? पुनरुक्ति प्रकाश या अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बोलो समझ में आ गया बेटा? शब्द के बार बार लिखने से बचने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पुनरोक्ति प्रकाश या अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बोलो समझ में आ गया चिन्ह? नेक्स्ट चिन्ह है प्यारे बच्चों टीका सूचक चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा है? टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह पता कहाँ? जैसे इतने सारी देखो लाइनें लिखी, 1 2 3 4 5, ये सब लाइनें लिखी और यहाँ पे एक शब्द लिखा, मान लो यहाँ लिखा नरेंद्र मोदी।
क्या लिखा, नरेंद्र मोदी। अब अगर इनके बारे में आपको स्पेशली व्याख्या देनी है तो इस शब्द के ऊपर ऐसा स्टार का चिन्ह लगा देंगे और अलग से यहाँ स्टार लिख के उनके बारे में व्याख्या दे देंगे। समझ गए ना। देखो, शब्दों के बारे में अलग से सूचना देने के लिए हम टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। स्टार के जैसे भी कर सकते, प्लस बना सकते, हैज बना सकते, 1 2 3 लिख के भी कर सकते। तो इतनी सारी लाइनें हैं, अगर किसी शब्द के बारे में स्पेशली व्याख्या देनी है तो उस शब्द के ऊपर ये वाला चिन्ह लगा देंगे और उसकी अलग से व्याख्या दे देंगे और इसी चिन्ह का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, टीका सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह होगा, टीका सूचक चिन्ह। नेक्स्ट देखो, अगला चिन्ह है प्यारे बच्चों रेखा चिन्ह। बताओ कौन सा चिन्ह है अगला, रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह का प्रयोग क्या होता, शब्दों वाक्यों के विषय में विशेष अवधारणा देने के लिए। शब्दों वाक्यों के विषय में देखो, जैसे बेटा इतनी सारी लाइनें लिखी, ये लाइनें लिखी ना, और अब किसी ने कहा इन पंक्तियों का अर्थ हमें स्पेशली बताओ, इतनी पंक्तियों का, तो इनकी विशेषता व्याख्या करने के लिए हम अंडरलाइन कर देंगे इनको और रेखा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बोलो समझ में आ गए। तो ये चिन्ह कौन सा है प्यारे बेटा, रेखा चिन्ह। नेक्स्ट है देखो तुल्यता सूचक चिन्ह, इक्वल, यानी शब्दों के अर्थ दिखाने के लिए। जैसे बताओ धरा मीन्स क्या होता है, धरती, ठीक है। घृत मीन्स क्या होता है, घी। तो जब दोनों शब्द आपस में बराबर हो तो इनके बीच में कौन सा प्रयोग चिन्ह होता बेटा, तुल्यता सूचक चिन्ह। बताइए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता, तुल्यता सूचक चिन्ह। इसके बाद प्यारे बच्चों जो अपना तुल्यता सूचक चिन्ह है, आप इसको समझ गए। जब दोनों शब्द आपस में बराबर होंगे तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तुल्यता सूचक चिन्ह का। नेक्स्ट है अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह कहाँ लगता है, जैसे हमने लिखा राम अथवा श्याम को बुलाओ। देखो अच्छा, ये तो दोनों संज्ञा शब्द है, यहाँ नहीं लगेगा। तो अथवा जैसे हमने लिखा गाय, क्या लिखा बेटा, गाय। देखो गाय अथवा भैंस को ले आओ, तो अथवा की जगह हम क्या लगा देंगे, ये वाला चिन्ह, ये अथवा चिन्ह होता बेटा। एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का अगर हमें प्रयोग करना है तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अथवा चिन्ह का। जैसे मान लो हमने कहा एक काम करो, या लड़का बुलाओ या लड़की को बुलाओ, तो या लड़का बुलाओ या किसको बुलाओ, लड़की को, तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा बेटा, अथवा चिन्ह का। नेक्स्ट अगला चिन्ह है इकहरा या दोहरा अवतरण चिन्ह। देखो 6-9 ये इकहरा अवतरण चिन्ह और 66-9 6-9 इकहरा अवतरण चिन्ह और 66-9 ये कौन सा चिन्ह है, 66-99 ये कौन सा चिन्ह है बेटा, दोहरा अवतरण चिन्ह। एक बार कोमा लगा दो, एक बार इकहरा अवतरण चिन्ह, और डबल कोमा लगा दो तो कौन सा होगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह। शब्द, वाक्यांश, वाक्य, लेखक, कवि, शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र में इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता। जैसे आपने लिखी कामायनी, एक रचना का नाम लिखा तो इसे इकहरा उद्धरण चिन्ह से बंद कर दिया। आपने लिखा का, इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह से बंद कर दिया। और देखो परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों और वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो बेटा कोई परिभाषा दी किसी ने, उन्होंने कहा ये परिभाषा इसके अनुसार, तो उसको ऐसे उद्धरण, दोहरा उद्धरण चिन्ह में हम बंद कर देंगे। या मान लो जैसे है राम ने कहा, राम ने कहा, यहाँ अल्पविराम लगा दिया। अब जो राम ने जो भी कहा उसको इस चिन्ह में बंद कर दिया, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग है बेटा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। बताओ कौन सा चिन्ह है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। कहाँ होता, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। देखो इकहरा अवतरण चिन्ह, कौन सा चिन्ह बेटा, इकहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द में, वाक्यांश में, वाक्य में, लेखक, कवि, शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र में। और दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियां और वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। अगला बेटा देखो आश्चर्य या विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, ये आश्चर्य या विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब चौंक जाओ, जैसे हमने कहा शाबाश, तो कौन सा चिन्ह होगा, इस चिन्ह का प्रयोग होगा। या अपन ने कहा छी छी, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, इस चिन्ह का। या अपन ने कहा वाह, तो आश्चर्य हो, दुख हो, सुख हो, ऐसी कंडीशन में किस चिन्ह का प्रयोग होता है बेटा, आश्चर्य या विस्मयादिबोधक चिन्ह का। और जब कोई टॉपिक आपका समाप्त हो जाए, कोई बुक से या किताब समाप्त हो जाए, तो उसके बाद हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बेटा उसे कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। किसी लेख को, अध्याय को, पुस्तक की समाप्ति पर हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक, देखो नीचे ऐसे लगा देते, ऐसे भी लगा सकते, ऐसे भी लगा सकते, ऐसे भी लगा सकते, तो ये कौन सा चिन्ह है, समाप्ति सूचक चिन्ह। बेटा दो और हैं, ये पाद चिन्ह है, जैसे ये लिखा जाता लेखपाल भर्ती निकालो, कौन सी, लेखपाल
भर्ती निकालूं। तो इस चिन्ह का हम पैरों के नीचे प्रयोग करते, इसलिए इसका नाम है प्यारे बेटा पाद चिन्ह। और ये पाद बिंदु होता, आपने नुक्ता वाले वर्णों में नहीं पढ़ा, ये पाद बिंदु कहलाता है। तो पेपर में कभी कभी आ जाता है कि ये जो नीचे बिल्कुल डॉट नीचे ये वाली लाइन है, ये पाद चिन्ह कौन सा है, तो ये प्यारे बच्चों पाद चिन्ह है, ये आपका पाद बिंदु है। बाकी ये चिन्ह काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमने आपको बताए हैं, इनका बहुत अच्छे से रिवीजन करना। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब जितने भी टॉपिक आपके शेष बचे हैं, इसमें जितनी भी प्रैक्टिस सेट, देखो ये पार्ट हमने स्पीड में इसलिए बनाया क्योंकि इसका एक और पार्ट सेकंड लेके आएंगे जिसमें बहुत सारे उदाहरणों में हम विराम चिन्ह को जानेंगे कि कहाँ कैसे लगता है उदाहरण सहित। धन्यवाद।